जय हिंद सभी दोस्तों। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, चौहान वंश की हम बात कर रहे थे और पिछले वीडियो के अंदर हमने सांबर के जो चौहान थे उनके चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे अजमेर के चौहानों की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, गुवक प्रथम जो था, उसके बाद में जो उसका पुत्र होता है अजयराज, वो आगे चल करके अजमेर की स्थापना करता है और अजमेर को राजधानी बना लेता है। और वहीं से हम अजमेर के जो चौहान हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजमेर के चौहान, ठीक है दोस्तों, हेडिंग लगा लीजिए आप। अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों की चर्चा करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था ब्रीफली। हमने वासुदेव के बारे में पढ़ा था। पहले तो हमने चर्चा की थी कि जो चौहान है, कौन कौन से इतिहासकार उनकी उत्पत्ति किस किस से मानते हैं। कोई उन्हें सूर्यवंशी बताता है और कोई उनको विदेशी बताता है, और विदेशी कौन बताते हैं हमने उसकी चर्चा की थी। फिर हमने जब बात कर की थी वासुदेव चौहान से, हमने कंटिन्यू जो शासक थे उनकी चर्चा की थी। वासुदेव चौहान जो है 551 ईस्वी के अंदर जो सांभर है उसके अंदर चौहानों की नींव डालता है। चौहानों का जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है, आदि पुरुष मूल पुरुष कहलाता है। ये जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख देता है। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव के बारे में हमें एक और जानकारी मिलती है कि उसने सांभर झील का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद जब हमने आगे बात की तो फिर हम दुर्लभ राज की बात की, जो कि वत्सराज का सामंत होता है, और वत्सराज के सहयोग से ही वो गौड़ प्रदेश पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद हमने बात की थी गोवक गोवक प्रथम की, जो नागबड़ तृतीय का सामंत था, और गोवक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। मतलब कि उसने नागबड़ की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और चौहानों का जो स्वतंत्र शासक कहलाता है वो गोवक प्रथम कहलाता है। इसी तरह बात करते करते हमने चंदन राज की बात की थी। चंदन राज जो है वो दिल्ली के तोमर जो राजवंश उनको हराता है, और उसकी जो पत्नी है जिसका नाम आत्मप्रभा होता है, योगिक क्रिया में निपुण होती है और शिव भक्त होने के कारण रुद्राणी भी कहलाती है। शिव को रुद्र कहा जाता है, तो उसकी जो भक्त है उसे रुद्राणी कहते हैं। योगिक क्रिया में निपुण होने के कारण वो पुष्कर झील में 1000 दिए जलाकर योगिक क्रिया किया करती थी। फिर हमने बात की आगे। तो इस तरह से हम चर्चा करते 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 आगे तक पहुंचे, और लास्ट जो हमने चर्चा की थी वो पृथ्वीराज की बात की थी। पृथ्वीराज जो है वो सांबर के जो चौहान उनका अंतिम वो है। उसके बाद में जो अजयराज होता है उसका पुत्र वो अजमेर में राजधानी लेकर आ जाता है। आज हम बात करेंगे अजमेर के चौहानों की। सबसे पहली जो हेडिंग डाल लीजिए वो डाल लीजिए अजयराज। अजयराज 1113, हालांकि 1105 है, 1113 ईस्वी के अंदर तो इसने अजमेर की स्थापना की थी। 1135 इसकी चर्चा करते हैं हम अजयराज की। तो सबसे पहली जो जानकारी मिलती है हमें इसकी वो ये मिलती है कि पृथ्वीराज का एक पुत्र था, शैव धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? शैव धर्म को ये मानता था। और अजयराज के समय में ही जो चौहान साम्राज्य उसका विस्तार प्रारंभ हो गया। यही अजयराज था, इसके समय में जो चौहान साम्राज्य उसका विस्तार प्रारंभ हो गया था। इसने युद्ध किए थे और युद्ध करके इसे जो चौहान साम्राज्य उसका विस्तार किया था। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो चौहान साम्राज्य उसका अगर विस्तार किसी शासक के टाइम पर शुरू होता है तो वो अजयराज का समय है। तो नोट डाउन कर लीजिए कौन से धर्म को मानता था ये, तो शैव धर्म को। पहली जो हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, जानकारी मिली इसकी, या हमने जिसकी चर्चा की वो ये है कि जो अजयराज है वो स्वयं को कौन से धर्म से मानता है? शैव धर्म का अनुयायी मानता है। दूसरी जो जानकारी ये है कि इसके टाइम पर चौहानों का जो साम्राज्य उसका विस्तार प्रारंभ हो जाता है। चौहानों का साम्राज्य, या यूं कह लो चौहान साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ। चौहान साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों इसने युद्ध किए हैं बहुत सारे, और युद्धों के कारण इसने चौहानों का जो
परचम है वो अलग अलग जगहों पर लहराया है। इस कारण से जो चौहान साम्राज्य उसका विस्तार होता है। हम चर्चा करेंगे इसके एक एक युद्धों की, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े और कौन कौन से युद्धों में विजयी रहा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अजयराज ने 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की। उस वक्त अजमेर के अंदर किला था अजयगढ़, अजयमेरू किला, जिसे गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, तारागढ़ भी कहा जाता है। तो उस किले की जो स्थापना है या उस किले का जो निर्माण है वो अजयराज ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, 1113 ईस्वी के अंदर। और 1113 ईस्वी के अंदर ही इसने जो सांबर है उसको अपनी राजधानी ना बनाकर अजमेर को अपनी राजधानी बनाता है। तो ये चीज नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा चौहान शासक था जिसने सांबर राजधानी से अजमेर राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। तो उसका जो राइट आंसर आता है वो आता है अजयराज। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लो इस चीज को भी कि इसने 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की क्या कर दी थी, स्थापना। 1113 ईस्वी के अंदर इसने अजमेर की स्थापना की और जो राजधानी है वो अजमेर को बनाता है सांबर को छोड़ करके। तो पूछ लिया जाता है राजधानी किसको बना रहा है, तो राजधानी किसको बनाता है, राजधानी अजमेर को। हाँ तो दोस्तों, अब इसके विजय अभियान की हम चर्चा करते हैं। जो विजय अभियान है, तो सबसे पहले जो इसकी विजय है वो ये करता, विजय ये रहेगी कि अवंती एक जगह थी उस समय। हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद, उस महाजनपद में हमें एक जगह जनपद मिलता है अवंती जनपद। उस अवंती जनपद का एक राजा था जिसका नाम नरवर्मन, उसका एक राजा था नरवर्मन। ठीक है दोस्तों, तो अजयराज का इस नरवर्मन से युद्ध होता है और अजयराज इसे हरा देता है। और इसे हराने के पश्चात, इसे हराने के बाद में जो इसके सेनापति होते हैं उन सेनापतियों को मार करके श्रीपत, उस समय जो श्रीपत था, वर्तमान में जिसे बयाना कहते हैं भरतपुर के अंदर, उस बयाना पर अधिकार कर लेता है। तो ये चीज नोट डाउन कर लेना कि अजयराज ने किसको हरा करके बयाना, श्रीपत बयाना पर अधिकार कर लिया था, तो वो है नरवर्मन। श्रीपत प्राचीन नाम है बयाना का। किस पर अधिकार कर लेता है, अवंती के राजा नरवर्मन को हराकर अजयराज श्रीपत बयाना पर अधिकार कर लेता है। दूसरी जो हमें इसकी जानकारी मिलती है वो ये है कि परमार वो का एक सेनापति होता है साल्लन, इसका एक नाम और मिलता है हमें सोलन। तो साल्लन सोलन क्या करता है, युद्ध करने के लिए आता है अजयराज से। तो अजयराज क्या करता है, उसे हरा देता है, हरा करके उसे जीवित पकड़ करके ऊंट पर बांध देता है। तो ये चीज और नोट डाउन कर लेना है। परमार वो का एक सेनापति होता है, दंडनायक होता है, जिसका नाम होता है साल्लन, या ये कह लो सोलन। इस सोलन को अजयराज हरा देता है, हराने के बाद में इसे जीवित पकड़ करके ऊंट पर बांध देता है। एक विजय इस अभियान में इसका और मिलता है जो अहिल पाटन का है। गुजरात के अंदर जगह पड़ती है अहिल पाटन। उस समय गुजरात के अंदर चालुक्य जो राजवंश है उनका शासन था, चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है। और जो राजा उस वक्त वहां पर राज कर रहा था उसका नाम था मूलराज तृतीय। तो अजयराज का मूलराज तृतीय से युद्ध होता है और अजयराज के द्वारा मूलराज तृतीय को हरा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज नोट डाउन कर लो आप कि अहिल पाटन, गुजरात, अहिल पाटन गुजरात का जो राजा था मूलराज, इस मूलराज से अजयराज का युद्ध होता है और अजयराज इसको हरा करके इसको हरा देता है। तो एक हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों, जो अजयराज है, चौहान जो वंश अजमेर के अंदर है, इस समय दोस्तों जो अरब आक्रमण है वो अरब आक्रमण क्या होता है, होने लग जाते हैं। मैंने जब पृथ्वी वो दोस्तों गुजर प्रतिहार मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि इस समय जो अरबों का आक्रमण स्टार्ट हो गया है। तो उस समय जो अरबों के आक्रमण होते हैं अजयराज के समय में, तो अजयराज क्या करता है, उनसे भी युद्ध करता है और जो अरब आक्रमण है उनको भी भारत में आगे बढ़ने से रोकता है। हमें इसके बारे में एक जानकारी मिलती है कि इसने गर्जना मार्तंगों को हराया था। गर्जना मार्तंग, इसने गर्जना मार्तंग को हराया।
तो ये चीज समझना, गर्जना मार्तंग क्या है। गर्जना मार्तंग क्या है कि इसने गर्जना मार्तंग को हराया। तो गर्जना मार्तंग कौन है, क्या ये कोई शासक है, कोई सेनापति है? तो दोस्तों गर्जना मार्तंग ये है कि गजनी मार्तंग का मतलब होता है हाथी। गजनी के जो बड़े बड़े हाथी थे, मतलब दानव थे, या फिर ये कह ले बड़े बड़े जो राजा थे या वहां के जो सैनिक थे, जो उस समय निरंतर भारत पर आक्रमण कर रहे थे, तो उन आक्रमणों को निष्फल किया था अजयराज के द्वारा। इस कारण से एक उपाधि के रूप में अजयराज को ये दिया जाता है कि इसने गर्जना मार्तंग को हराया था। किसको हराया था? तो समझना कि जैसे ये गद्दी पर बैठता है अजयराज, उस समय क्या नागौर जो होता है वो अच्छा खासा एक केंद्र बन जाता है राज्य का। ठीक है, वहां पे अच्छी सांस्कृतिक विकसित हो जाती है, वहां का जो क्षेत्र है अच्छा खासा विकसित हो जाता है। तो जो गजनी के सुल्तान होते हैं उसका नाम होता है बहराम शाह। गजनी का एक सुल्तान होता है जिसका नाम होता है बहराम शाह। ये जो बहराम शाह है, ये बहराम शाह उस नागौर पर क्या है, अधिकार करना चाहता है। और अधिकार करने के उद्देश्य से एक सेनापति नियुक्त करता है और उसे कहता है कि तू जा और जा करके नागौर पर युद्ध कर, नागौर पर अधिकार कर। और उस सेनापति का नाम होता है शहाबुद्दीन। उस सेनापति का क्या नाम होता है? शहाबुद्दीन। ये सेनापति होता है बहराम शाह का। ठीक है दोस्तों, शहाबुद्दीन है वो बहराम शाह की अनुमति से नागौर के पास में आ जाता है नागौर पर अधिकार करने के लिए। नागौर की जो सीमा है उससे कुछ समय पहले ही अपना पड़ाव डाल देता है। डाल करके वो पत्र भेज देता है किसके पास में? अजयराज के पास में, और कहता है कि अजयराज अब नागौर पर युद्ध होना निश्चित है। अगर तुम चाहते हो कि नागौर पर युद्ध ना हो तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, और जो युद्ध का जो हर्जाना होता है वो हर्जाना हमें दे दो। परंतु अजयराज ने शहाबुद्दीन का जो पत्र था या शहाबुद्दीन का जो प्रस्ताव था इसको ठुकरा दिया और युद्ध को चुना। और अजयराज और शहाबुद्दीन का सीधा सीधा क्या होता है? युद्ध होता है। नागौर का युद्ध जैसे हम कहते हैं इतिहास के अंदर, शहाबुद्दीन वर्सेस अजयराज। किसको लेकर ये युद्ध हो रहा है? नागौर को लेकर के। किसको लेकर युद्ध हो रही है? नागौर को। इसे नागौर का युद्ध भी कहते हैं। 1118 ईस्वी की ये बात है। ठीक है दोस्तों, अजयराज और शहाबुद्दीन का युद्ध होता है नागौर को लेकर के, जिसे नागौर का युद्ध भी कहा जाता है 1118 ईस्वी के अंदर। और इस युद्ध के अंदर अजयराज ने बड़ी ही अच्छे जो अपना कुशल था, सेनापति कुशल था, उसका परिचय दिया और अजयराज ने शहाबुद्दीन को हरा दिया। हाँ, कहा जाता है कि अजयराज ने जो अपनी सेना थी उस सेना को एक व्यू, घोड़े की नाल जो होती है, घोड़े की नाल, उस घोड़े की नाल जैसा व्यू तैयार किया। और जो शहाबुद्दीन की सेना थी उसको पूरी तरह से क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया अपने अंदर, और उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह खत्म कर दिया। और इस तरह शहाबुद्दीन को क्या है? परास्त कर देता है अजयराज। और ये जो क्या कहते हैं जानकारी है हमें, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तबकात ए नासिरी ग्रंथ है, उस ग्रंथ से हमें ये जानकारी की प्राप्त होती है। तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी की हमें क्या है, इसके अंदर हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अजयराज ने शहाबुद्दीन को हराया था, और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? गर्जना मारतंग को हराया था। तो दोस्तों ये चीज नोट डाउन कर लेना कि जो अजयराज है उसने गर्जना मारतंग को क्यों हराया, ये बात हमें क्यों कही जाती है। तो ये गजनी का उस समय सुल्तान था बहराम शाह, जो नागौर पर अधिकार करना चाहता था। और अधिकार करने के उद्देश्य से ही वो जो शहाबुद्दीन है उसका सेनापति उसको भेजता है। 1118 ईस्वी की ये बात है। नागौर का युद्ध होता है अजयराज और शहाबुद्दीन के बीच में, जिसमें अजयराज जो है उसकी विजय होती है, शहाबुद्दीन की परास्त। शहाबुद्दीन हार जाता है, हार करके वो युद्ध में मारा जाता है। और अजयराज ने अपने जो सेनापति कौशल है, अच्छे नेतृत्व का जो गुण है वो प्रदर्शित किया इसके अंदर, और इस युद्ध को वो जीत जाता है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? इसने गर्जना मार्तंगों को हराया। तो ये थे दोस्तों इसके विजय अभियान। बात करते आगे। तो दोस्त अजयराज ने सिक्कों का प्रचलन किया था। एक सिक्का अजयराज ने चलाया था जिसका नाम था अजय प्रिया द्रम। दोस्तों ये अजय प्रिया द्रम क्या है, ये समझना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो उस समय का जो काल था उस वो काल एक पुरुष प्रधान काल था। जितने भी जो राजा थे, अधिकतर जो प्रशासन गतिविधियां हैं वो स्वयं तो करते थे ही, परंतु अपने नाम से भी किया करते थे। हम पढ़ते हैं सिक्कों के बारे में,
जब मैंने सिक्कों का अध्ययन, जब हमने चर्चा की थी सिक्कों के टॉपिक पर, तब मैंने पढ़ाया था कि हमने उदयशाही सिक्कों के बारे में चर्चा की, अक्षयशाही सिक्कों के बारे में चर्चा की, सालेमशाही सिक्कों की चर्चा की। दोस्तों ये सब क्या है, ये उस समय के जो राजा थे जिन्होंने इन सिक्कों को चलाया था उन्हीं के नाम तो ही है। उदयशाही सिक्का उदय सिंह ने चलाया, अक्षयशाही सिक्का अक्षय सिंह ने चलाया, सालिमशाही सिक्का सालिम सिंह ने चलाया। तो जो राजा थे वो सिक्के जारी करते थे तो अपने नाम से जारी करते थे। ऐसे समय में अजयराज ने एक अपने उदारवादी होने का बहुत बड़ा परिचय दिया, और इसकी पत्नी थी जिसका नाम था सोमलवती, सोमलेखा, हमें दोनों नाम मिलते हैं। इसने सिक्के जारी किए और अपनी पत्नी के नाम से वो सिक्के जारी किए, जो कि उस समय अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और इसने उन सिक्कों के ऊपर लिखवाया अजय प्रिय द्रम। अजय प्रिय द्रम से जो सीधा तात्पर्य है वो ये है, अजय का मतलब स्वयं अजयराज, प्रिय का मतलब उसकी प्रिय रानी जो सोमलवती या सोमलेखा है, और द्रम चांदी या तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है, द्रम कहा जाता है। तो ये चीज समझ लीजिए। तो जो सिक्के से चलवाए उसको क्या कहा गया, अजय प्रिय द्रम कहा गया। ये किसके थे, चांदी या तांबे के सिक्के थे, चांदी व तांबे के, चांदी या तांबे के क्या थे, वह सिक्के थे। ठीक है दोस्तों। और जब अजयराज ने सिक्के जारी किए तो अजयराज वह प्रथम सुल्तान बन जाता है चौहान वंश का जिसने सिक्के जारी किए थे। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लेना कि चौहान वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अजयराज। ठीक है दोस्तों। अब चर्चा करते हैं आगे। आगे क्या चर्चा करते हैं, अजयराज के जो शासनकाल था इसके अंदर हमें एक वाद विवाद या शास्त्रार्थ देखने को मिलता है, और वो जो शास्त्रार्थ होता है वो मिलता है हमें दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में। दिगंबर वर्सेस श्वेतांबर। दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर क्या है, आप सब लोगों को पता होगा कि महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु के पश्चात जो जैन धर्म है वो दो भागों में या दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। इन दोनों जो संप्रदायों में आपसी मतभेद हो जाते हैं। एक संप्रदाय कहता है कि कपड़े पहनना जरूरी है या नहीं, कोई जरूरी नहीं कपड़े हम ना पहने, कपड़े पहन सकते हैं, जो श्वेतांबर कहलाते हैं। और एक कहता है कि नहीं कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो वो कहलाता है दिगंबर। इनके जो आपसी मतभेद है उनके अंदर मुख्य कारण एक ये भी होता है कि एक जो संप्रदाय है या एक जो जो दिगंबर श्वेतांबर है वो ये मानते हैं कि जो महावीर स्वामी थे वो ईश्वर के अवतार थे। एक कहता है कि नहीं वो ईश्वर के अवतार नहीं थे, वो मनुष्य ही थे, परंतु उन्होंने तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। तो आपसे जब मतभेद हो जाता है तो दो संप्रदायों में बढ़ जाता है ये श्वेतांबर दिगंबर, और कालांतर में इनमें क्या होते हैं, वाद विवाद होने लग जाते हैं। वाद विवाद कैसे होते हैं, दोनों पक्ष आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के जो मत होते हैं उनका खंडन किया करते हैं। तो ऐसा ही एक हमें वाद विवाद या शास्त्रार्थ अजयराज के जो शासन काल है उसमें देखने को मिलता है। और मजे वाली बात यह है कि ये जो शास्त्रार्थ था, वाद विवाद था, इसकी जो अध्यक्षता है वो स्वयं अजयराज के द्वारा की जाती है। ये चीज नोट डाउन कर लेना कि इसके समय में दिगंबर व श्वेतांबर जो संप्रदाय है इनके मध्य वाद विवाद होता है, और जो वाद विवाद होता है इसकी जो अध्यक्षता है वो स्वयं किसके द्वारा की जाती है, इनकी जो अध्यक्षता है वो अजयराज के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, अजयराज के द्वारा की जाती है। इसकी जो क्या कहते हैं अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है, अजयराज के द्वारा की जाती है। दोस्तों अजयराज का जो बारे में जितनी भी जानकारी थी मोटी मोटी वही जानकारी थी। अपने अंतिम समय में अजयराज का राजकार्य से मन हट जाता है और ये अपने जो पुत्र है अर्डोराज उसको राजपाट सौंप देता है और स्वयं संन्यास ले लेता है और चला जाता है। अपना अंतिम समय कहा जाता है इसे पुष्कर के जंगलों में, पुष्कर के अंदर आके बिताया था। खैर कोई ना, हमारे पास जो जानकारी है, हमने जो जानकारी से चर्चा की उसके अंदर से क्वेश्चन पुट होता है। पहली कौन जानकारी हमने पढ़ी कि ये शैव धर्म को मानता था, और इसने जो विजय अभियान है, विजय अभियान किया जिसके कारण से चौहान साम्राज्य का जो विस्तार है वो इसके समय प्रारंभ हो जाता है। इसने कौन कौन से विजय अभियान किए, तो सबसे पहले तो उसने अवंती के राजा नरवर्धन को हराया और श्रीपत बयाना पर अधिकार कर लेता है। उसके पश्चात हमने पढ़ा कि एक अहिलपाटन नाम की जगह है गुजरात के अंदर, उस समय वहां पर चालुक्य जिसे सोलंकी भी कहा जाता है उनका शासन था, और चौहान चालुक्य जो है उनको हरा करके क्या करता है, उसका जो शासक था मूल राज उसको हरा देता है
फिर हमने बात की इसने गर्जना मार्तंगों को भी हराया। गर्जना मार्तंग से क्या तात्पर्य है? गर्जना मार्तंग से तात्पर्य है कि जो अरब आक्रमणकारी थे उस समय निरंतर हो रहे थे, और अरब जो गजनी है उसका एक शासक था जिसका नाम था बहराम शाह। और बहराम शाह ने अपने जो सेनापति है शहाबुद्दीन उसको भेजा नागौर पर अधिकार करने के लिए। शहाबुद्दीन नागौर पर अधिकार करने के लिए आता है, अजयराज और शहाबुद्दीन के मध्य युद्ध होता है। अजयराज शहाबुद्दीन को परास्त कर देता है और अपने जो सेनापति है कुशल का नेतृत्व जो गुण है वो प्रदर्शित करता है। और फिर बात की इसने क्या कहते हैं अजय प्रियद्रम नाम के सिक्के चलाए थे। अजय प्रियद्रम जो सिक्के हैं इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अजयराज की जो पत्नी थी उसका नाम था सोमलवती या सोमलेखा, हमें दोनों नाम मिलते हैं, और अजयराज उसके नाम से सिक्के जारी करता है जिसे वह अजय प्रियद्रम कहता है। अजय प्रियद्रम का तात्पर्य अजय का मतलब स्वयं अजयराज, प्रिय का मतलब प्रिय उसकी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा, और द्रम चांदी या तांबे के जो सिक्के थे उस समय उसे द्रम कहा जाता था। फिर हमने बात की इसके समय पर दिगंबर और श्वेतांबर जो जैन संप्रदाय जैन मत है उनके मध्य शास्त्रार्थ होता है, और उस शास्त्रार्थ या वाद विवाद की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? स्वयं अजयराज करता है। और अपना जो अंतिम समय है अजयराज अपने पुत्र अनुराज को राजपाट सौंप करके स्वयं संन्यास ग्रहण कर लेता है और चला जाता है पुष्कर के जंगलों में। तो अजयराज के बारे में हमें इतनी ही जानकारी पढ़नी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, अभी से मैं रफ कर देता हूँ, फिर हम बात करेंगे अर्णोराज की। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं अर्णोराज की। अर्णोराज 1133 से 55 ईस्वी तक। दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप कभी भी दोस्तों ये चीज याद मत रखना, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर राजाओं के बारे में पूछे तो क्रम पूछ लेंगे, अजयराज के बाद में कौन बना? अर्णोराज। बाकी ये चीज कभी नहीं पूछी जाती कि कौन से राजा का कितने टाइम तक शासन रहा था, कब से कब तक रहा था, ये नहीं पूछी जाती। ठीक है दोस्तों, चलो चर्चा करते हैं हम अजयराज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी उपाधि कि अजयराज की उपाधि कौन सी थी। तो जो अजयराज की उपाधि थी उसका नाम था महाराजा धीराज परमेश्वर। क्या नाम था इसकी उपाधि का? इसकी जो उपाधि थी उसका नाम था महाराजा धीराज परमेश्वर। महाराजा धीराज परमेश्वर। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें रेवासा के अंदर दो अभिलेख मिलते हैं, उन दो अभिलेखों के अंदर एक अभिलेख के अंदर हमें इसकी उपाधि मिलती है, और वो क्या लिखी हुई है? महाराज धीराज परमेश्वर। रेवासा के दो अभिलेख, और इन्हीं अभिलेखों से हमें अर्णोराज की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अजयराज के, अजयराज के दोस्तों सॉरी अर्णोराज के। अर्णोराज के जो निर्माण कार्य है अर्णोराज ने क्या क्या बनवाया था। सबसे पहले हम बात करेंगे तो अर्णोराज ने अजमेर के अंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में पुष्कर के अंदर इसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों वराह मंदिर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें पता होना चाहिए। ये जो वराह मंदिर है जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, उस वराह मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो समर सिंह ने करवाया था, और जहांगीर ने उस वराह मंदिर की जो मूर्ति है उसको पानी में फेंकवा दिया था। तो ये चीज भी आप नोट डाउन करना कि जो वराह मंदिर है उस मंदिर की जो मूर्ति है उसको पानी में कौन फेंकवा देता है? जहांगीर फेंकवा देता है। और एक बहुत हमें पता चलती है या बहुत महत्वपूर्ण इसकी रचना है जिसका नाम है अना सागर झील। निर्माण कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है वो, उसका निर्माण भी किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। तो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसने क्या किया था? शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था? अजमेर के अंदर। एक बात करते हैं वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर, और इस वराह मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? पुष्कर के अंदर। दोस्तों वराह मंदिर जो है अलग अलग क्षेत्र में इसका जो निर्माण करने वाले हैं अलग अलग राजा हैं। जिस तरह हम मेवाड़ के अंदर बात करते हैं, मेवाड़ के अंदर अगर वराह मंदिर की बात करेंगे तो मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अल्लट ने, जिसे आलू रावल कहा जाता है। और पुष्कर के अंदर वराह मंदिर की बात करेंगे, इसका निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये जो वराह मंदिर है इसका पुनर्निर्माण करवाता है समर सिंह, और समर सिंह इसका पुनर्निर्माण करवाता है, और इसी वराह मंदिर की मूर्ति को पानी में कौन फेंकवा देता है? जहांगीर। कौन पानी फेंकवा देता है? इस वराह मंदिर की जो मूर्ति है उसको जहांगीर कहाँ फेंकवा देता है? पानी फेंकवा देता है।
और एक इसने झील का निर्माण करवाया था, इसका नाम था आना सागर झील। ये समझना दोस्तों, आना सागर झील की भाई निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो अर्णोराज जब राजा बन जाता है अजमेर का, तो इसके समय पर एक सुल्तान होता है गजनी का, जिसका नाम होता है यामिनी। और वो यामिनी सुल्तान क्या करता है, जो अजमेर है उस पर आक्रमण करने के लिए आ जाता है अपनी सेना लेकर के। और जो अजमेर की जो सीमा है उसके अंदर प्रवेश कर लेता है, और अपनी सेना जो है उस सेना क्या कर लेता है, पड़ाव डाल देता है। अर्णोराज को जब ये बात पता चलती है, तो अर्णोराज भी अपनी सेना लेकर के वहां पहुंच जाता है जहां पर उसने पड़ाव डाला हुआ है। और जो दोनों सेनाएं हैं, उन दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। अर्णोराज की सेना क्या करती है, जो यामिनी सुल्तान की जो सेना थी उसको चारों तरफ से घेर लेती है और भयंकर मारकाट मचाती है। और जो यामिनी सुल्तानी सेना थी, ये तुर्की सेना थी, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब जब यामिनी सुल्तान की सेना को पूरी तरह मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो इतना भयंकर रक्तपात होता है कि वहां की जो धरती थी वो रक्त से लाल हो जाती है, खून से गंदी हो जाती है धरती, चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। और उस खून से रंगी धरती को साफ कराने के लिए अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। तो आना सागर झील के बारे में जो ऐतिहासिक फैक्ट है वो यह है कि तुर्कों की जो सेना थी उसके जो रक्त से धरती गंदी हुई थी, उस धरती को साफ कराने के लिए अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया जाता है। अर्णोराज को ही आना जी कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, आना जी। ठीक है। और जो झील है इसका निर्माण तो करवा देता है, और इसके अंदर जो कौन सी नदी का जल आता है, तो इंदु नदी का जल आता है। कहीं कहीं पे हमको चंद्रा नदी भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं हमको कौन सी नदी मिलती है, चंद्रा नदी मिलती है। तो जल कहाँ से आता है, इसका जल आता है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी कह लो या इंदु नदी कह लो, यहाँ का जल क्या करता है, वो अनासागर झील में भरवाता है और उसको क्या करता है, और धरती को साफ करवाता है। तो अनासागर झील से संबंधित क्या है, ये फैक्ट। अब हम इसके विजय अभियानों की बात करते हैं कि अर्णोराज ने कौन कौन से विजय अभियान किए। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे इसके जो विजय अभियान है उसकी, दोस्तों इसने क्या किया, अजमेर के अंदर तरुष्कों को हराया। अजमेर के अंदर किसको हराया इसने, अजमेर के अंदर इसने तरुष्कों को हराया। अर्णराज के बारे में एक बात और कही जाती है कि हरितानक प्रदेश था, अजय राजा ने एक बार हरितानक प्रदेश पर भी अभियान किया था। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना कि इसने एक बार किस पे अभियान किया था, हरितानक प्रदेश है, हरितानक प्रदेश। और इस हरितानक प्रदेश पर भी अर्णोराज के द्वारा क्या किया जाता है, एक बार अभियान किया जाता है। और कौन सी जानकारी हमें अर्णोराज के बारे में मिलती है, तो अर्णोराज ने मालवा के अंदर उस वक्त एक राजा था जिसका नाम नरवर्मा। समझ लो दोस्तों, जो अजय राज है, जिसने अजय राज ने हराया है अवंती के राजा, उसका नाम है नरवर्मन। अर्णोराज जिसको हरा अर्णोराज जिसको हरा रहा है उसका नाम है नरवर्मा। दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग राजा है। तो कहा जाता है कि अर्णोराज ने मालवा का जो राजा था नरवर्मा, उस नरवर्मा को भी हराया था। एक हमें और जानकारी मिल जाती है इसकी कि जो अजय अर्णोराज है, उस अर्णोराज ने मालवा के राजा नरवर्मा को हराया था। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं और क्या हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसके बारे में एक जानकारी मिलती है, एक जगह मिलती है हमें, वारण। ठीक है दोस्तों, हमें एक जगह मिलती है जिसका नाम है वारण। ये जो वारण जगह है ये पड़ती है हरियाणा में। ये जो वारण जगह है ये वारण कहाँ पड़ती है, हरियाणा में। अगर वर्तमान संदर्भ में बात करूं तो वर्तमान संदर्भ में बुलंदशहर जो है उसका वो प्राचीन समय में वारण था। और उस समय वारण में जो डोड राजपूत है, उन डोड राजपूतों का क्या है, आधिपत्य या अधिकार हुआ करता था। तो अर्णोराज के द्वारा वारण क्षेत्र पर भी आक्रमण किया जाता है और डोड राजपूतों को क्या किया जाता है, हरा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज नोट डाउन कर लेना कि वारण क्षेत्र पर ये आक्रमण करता है और वहां पे किसको हराता है, डोड राजपूतों को हराता है। किसको हराता है, डोड राजपूतों को हरा देता है। इसके बाद हम बात करते हैं
अर्णोराज की आएगी दोस्तों। ये तो इस क्योंकि उत्तर की तरफ जो भी क्षेत्र लगते हैं उनकी तरफ अब बात करेंगे इसके दक्षिण पश्चिम में। अर्णोराज के जो समय था और जो अजयराज था, हमने पहले बात कर ली है। अर्णोराज के टाइम पे दक्षिण पश्चिम में चालुक्य जो शासक हैं उनका राजवंश है, उनका शासन है। तो अर्णोराज के समय में भी जो चालुक्य शासक है उनका शासन रहेगा दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में जो चालुक्य है गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर जो चालुक्य है उनका शासन है। और उस समय जो अर्णोराज के समय पर जो दो मुख्य उस समय जो चालुक्य शासक थे वो शासन कर रहे थे। और अर्णोराज को उस तरफ जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है यहाँ पे कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली। और वो दो शासक कौन कौन से थे? एक तो था जिसका नाम जय सिंह सिद्धराज, जय सिंह सिद्धराज। एक और था जिसका नाम था कुमारपाल। ठीक है दोस्तों, अर्णोराज का इन दोनों से युद्ध होता है। दोनों के दोनों चालुक्य वंश से संबंधित है, गुजरात के अंदर शासन करते हैं। तो अर्णोराज का जो पहला युद्ध होता है वो था जय सिंह सिद्धराज से। अर्णोराज और अर्णोराज के द्वारा जय सिंह सिद्धराज को हरा दिया जाता है, खुद अर्णोराज जीत जाता है। और जब युद्ध में अर्णोराज जीत जाता है तो उस वक्त जो विवाह थे वो राजनीतिक विवाह हुआ करते थे। तो जय सिंह सिद्धराज के द्वारा जो अपनी पुत्री थी जिसका नाम था कांचन देवी, उस कांचन देवी का जो विवाह है वो अर्णोराज के साथ करवा दिया जाता है। तो ये चीज नोट डाउन कर लेना कि जब जय सिंह सिद्धराज से अर्णोराज का युद्ध होता है तो अर्णोराज जीत जाता है, जय सिंह सिद्धराज हार जाता है। और इसके उपलक्ष्य में अर्णोराज का जो विवाह है, अर्णोराज का जो विवाह है किससे होता है? जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी जिसका नाम था कांचन देवी। कांचन देवी से क्या होता है? अर्णोराज का विवाह कर दिया जाता है। इसी कांचन देवी से सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी है उसका जन्म होता है। तो ये चीज हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में और भी। तो अभी तो आपसे बेहतर ध्यान में रख लो कि जो जय सिंह सिद्धराज है उसका अर्णोराज से युद्ध हो रहा है और जो अर्णोराज है वो जय सिंह सिद्धराज को हरा देता है। उसे हराने के बाद में जो जय सिंह सिद्धराज है अपनी पुत्री कांचन देवी की जो शादी है वो किससे कर देता है? अर्णोराज से कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे किससे? कुमारपाल से। कुमारपाल से जो अर्णोराज है उसके दो युद्ध होते हैं। और युद्ध होने के पीछे जो कहा जाता है वो ये है कि जब कांचन देवी को अर्णोराज लेकर के अजमेर ले जाता है तो वहाँ के जो सास बहुएं वगैरह होती है वो कांचन देवी को परेशान करती है कि हमने तो क्या किया कि तेरे को तेरे पिताजी को हरा दिया और क्या कहते हैं तो तब जाके तेरे को लेकर के आए हैं। तो कांचन देवी कुमारपाल जो है वो उसके काका बाबू भाई लगते हैं और उससे अपील करती है कि क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या? क्या तुम युद्ध नहीं कर सकते क्या? अपने जो मेरे पिताजी की हार का बदला नहीं ले सकते क्या? तो इस उपलक्ष्य में कुमारपाल क्या करता है? युद्ध करता है अर्णोराज से। और इस समय दो युद्ध होते हैं। पहला जो युद्ध होता है कुमारपाल और अर्णोराज का वो होता है 1145 के अंदर। ये जो 1145 ईस्वी का युद्ध है ये अनिर्णायक होता है। इस युद्ध में किसी को भी विजय प्राप्त नहीं होती है। एक तरह से समझ लो ये जो युद्ध है टाई हो जाता है। एक मैच होता है ना ऐसा कि जो टाई हो जाता है जिसमें किसी भी पक्ष को जीत हासिल नहीं होती। उसी के बाद में एक और युद्ध होता है 1150 ईस्वी के अंदर। 1150 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि कुमारपाल जीत जाता है और अर्णोराज हार जाता है। जो 1150 वाला युद्ध है इसके अंदर अजयराज अर्णोराज सॉरी दोस्तों अर्णोराज अर्णोराज हार जाता है और कौन जीतता है? कुमारपाल जीत जाता है। अब जो अर्णोराज हार गया है तो संधि की जो शर्त है वो माननी पड़ेगी। और अर्णोराज के द्वारा अपनी जो पुत्री है उसका विवाह किससे कर दिया जाता है? कुमारपाल से उसका विवाह कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो चर्चा करते हैं हम आगे।
ये जो अर्णोराज की जो पुत्री है उसका नाम होता है जलना। इस जलना का विवाह किससे कर दिया था? कुमारपाल से कर दिया जाता है। तो आप लिख लो वेड्स कुमारपाल। ठीक है दोस्तों, तो आज जो अर्णोराज के बारे में जो चर्चा की हमने, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ और बाकी जो चर्चाएं हैं हम वो चर्चा करते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं आगे की। दोस्तों अर्णोराज है, इसके दो विवाह हो रहे हैं। इसका जो पहला विवाह है वो तो आपको पता चल गया, कांचन देवी से हो रहा है। और कांचन देवी से जब इसका विवाह होता है तो इससे जिस संतान की उत्पत्ति होती है उसका नाम है सोमेश्वर। अर्णोराज का एक विवाह और होता है, और वो जो विवाह होता है वो मरु प्रदेश की योद्धे राजकुमारी होती है जिसका नाम होता है सुधवा। और उस सधवा से जो युद्ध वो सॉरी विवाह होता है अर्णोराज का, उससे 3 संतानों की प्राप्ति होती है अजराज को। सबसे जो बड़ी संतान होती है उसका नाम होता है जगदेव। उसके बाद में जो सेकंड जो संतान होती है उसका नाम होता है विसलदेव। और जो तीसरी संतान होती है उसका नाम होता है देवदत्त। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो दूसरा विवाह हो रहा है वो है मरु प्रदेश की योद्धे राजकुमारी। मरु प्रदेश की योद्धे राजकुमारी। और इसका नाम है सदवा। सुधवा। और इससे 3 संतानों की प्राप्ति होती है। जिससे बड़ी संतान होती है उसका नाम होता है जगदेव। इसके बाद में जो दूसरी संतान होती है उसका नाम होता है विसलदेव। और इसके बाद में जो संतान होती है उसका नाम है देवदत्त। ठीक है, इस जगदेव के द्वारा अर्णोराज की हत्या कर दी जाती है। और जगदेव क्या करता है, स्वयं क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। इस कारण से जो चौहान है उन चौहानों का जो पितृहंता है वो कौन कहलाता है? जगदेव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज नोट डाउन कर लेना, इससे क्वेश्चन बनता है कि चौहानों का पितृहंता कौन कहलाता है? जगदेव। हमने चर्चा की मेवाड़ के अंदर, हम चर्चा करेंगे कि मेवाड़ों का पितृहंता कौन कहलाता है। तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो आता है उदा। मारवाड़ का पितृहंता कौन कहलाता है? तो उसका आंसर आता है राव मालदेव, जो अपने पिता गंगा की हत्या करता है। उदा कुंभा की हत्या करता है। उसी प्रकार ये जो जगदेव है ये अर्णोराज की हत्या करता है और राजा बनता है। इसका आंसर चौहानों का पितृहंता कौन कहलाता है? जगदेव कहलाता है। तो ये चीज आप स्पेशली नोट डाउन करके लिख लेना, पितृहंता। चौहानों का पितृहंता कौन कहलाता है? जगदेव। ठीक है दोस्तों, जगदेव शासन करने के लिए गद्दी पर बैठ जाता है। जब लोगों को पता चलता है, जो जगदेव के दरबार में जो सामंत होते हैं उनको ये चीज पता चलती है कि जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की है और उसके बाद ये गद्दी पर बैठा है, तो जो सामंत थे वो सामंत क्या करते हैं, इसका बहिष्कार करते हैं और इसको राजा मानने से मना कर देते हैं कि हम आपको आदेश नहीं मानेंगे, क्योंकि हम आपको राजा नहीं मानते। तो फिर राजा किसको मानोगे? तो जो सामंत होते हैं वो जो विसल देव है उसको राजा घोषित करते हैं कि जो राजा है वो हमारा राजा कौन है? विसल देव है। और ये जो विसल देव है ये विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि से राजगद्दी पर बैठता है और शासन करता है। अब हम चर्चा करेंगे विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, मैं इसे रफ कर देता हूँ। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी खराब स्वास्थ्य के कारण हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।